हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन ट्रेन्स के बारे में जानेंगे। तो भैया, हाइड्रोजन ट्रेन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इंडिया में भी आपको हाइड्रोजन ट्रेन्स देखने को मिलेगी। कहाँ है वो तो हम वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको इसकी पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाऊंगा कि आखिर ये चलती कैसे है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आज हम सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और आप ये लिख के भी ले सकते हैं, आप आगे चल के देखेंगे अपने भविष्य में कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लगभग सारी चीज़ों में इसको यूज़ करेंगे। पेट्रोल डीजल भैया जो भी है ये सब के सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, और हाइड्रोजन लगभग हर एक चीज़ में यूज़ होगा। भले ही पावर प्लांट में बिजली बनाना हो, या फिर कार चलानी हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, अभी रॉकेट तो चल ही रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही यूज़ होगा। तो जो हाइड्रोजन है ये हर जगह लगभग पाया जाता है। आप पानी में ही देख सकते हैं हाइड्रोजन है। अब पानी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि H2O होता है। ये तो बचपन से लगभग हर कोई जानता है कि पानी का फॉर्मूला H2O है। अब H2 का मतलब हो गया उसमें हाइड्रोजन है, और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन है। बस दोनों मिले हुए हैं इसलिए वो पानी है। अब इन दोनों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करी जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टिबल फ्यूल है, मतलब कि ये जलता है। इसे आप इनफ्लेमेबल भी कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। इसको कभी भी भारी मात्रा में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर ज़रा भी लीकेज हुआ तो उसके बाद ये फट सकता है, और बहुत बुरी तरीके से फट सकता है। आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, हाइड्रोजन को बैलून में जब भी भरते हैं और अगर गलती से भी वो आग के कांटेक्ट में आता है तो बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है। तो बस इसका यही नुकसान है कि ये ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन फायदों में तो इसकी कोई गिनती ही नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये कोई भी बुरी गैस नहीं छोड़ता है। सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल है, और जब भी ये जलेगा तो उसके बाद ये पानी ही बना देता है। क्योंकि जलने की प्रोसेस में क्या हो रहा है, H2 + O2 जो कि मिलके बन जाता है H2O। और H2O क्या है भैया, पानी तो है। तो मतलब एक टाइप से कंडेंस स्टीम वो बना देता है जब भी वो जलाया जाता है। लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन की जो ट्रेन चल रही है इसमें जलाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें अलग टेक्नोलॉजी है। तो जो हाइड्रोजन ट्रेन्स है ये पूरी की पूरी हाइड्रोजन से चलेगी, और ये अपने किस्म की सबसे बेस्ट ट्रेन है। अब जितने भी डीजल इंजन जो भी चल रहे थे, अब भैया हर जगह तो आप डीजल इंजन को हटा नहीं सकते हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर जैसे आपको सामान की जहाँ पर लोडिंग करनी है तो वहाँ तो आप OHE वायर को बिछा नहीं सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर को आप बिछा नहीं सकते हैं। तो वैसे समय पर डीजल इंजन ही काम आते हैं। हर जगह लगभग डीजल इंजन यूज होते हैं। फिर जहाँ पर शंटिंग होती है वहाँ भी डीजल इंजन ही यूज हो रहे हैं। तो कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर डीजल इंजन ही यूज होंगे। अब कुछ ट्रैक्स में तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि नैरो गेज की आज जो भी ट्रैक्स है, जो भी पहाड़ों में बनी है, जिसे आज हम टॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं, जिन पे टॉय ट्रेन चलती है इंडिया में, तो वो सारी ट्रैक्स में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर क्या है भैया, वहाँ पर डीजल इंजन चल रहे हैं। और इंडियन रेलवेज का ये चीज का टारगेट है कि 2030 तक, मतलब कि 2030 तक कार्बन एमिशन को 0 करना है। मतलब कि जितने भी इंजन से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है तो उन सबको एकदम 0 कर देंगे। तो इस चीज को करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन्स को लाना पड़ गया। अब यहाँ पर बैटरी पावर्ड भी ट्रेन्स ला सकते थे, लेकिन बैटरी उतना दूर तक नहीं चल पाएगी, और ट्रेन थोड़ी बड़ी और ज्यादा लोड की भी होती है, जिस वजह से हाइड्रोजन ट्रेन्स को लाया गया। तो मेन इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि सबसे पहली बात तो ये डीजल इंजन को हटा देगी, और डीजल जो कि बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता था उसकी जगह ये सिर्फ पानी छोड़ रही है, मतलब कि स्टीम छोड़ रही है कंडेंस्ड वाली, जो कि एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं करता है। बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेन ये रहेगी, और साथ ही साथ बड़े आराम से चलेगी। चलिए इसकी टेक्नोलॉजी समझते हैं, मतलब कि ये ट्रेन कैसे काम करती है अब हम ये समझते हैं। तो ये भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि लेट्स ग्रो अप चैनल के द्वारा बनाया गया था। अब वो चैनल में हमेशा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए सब कुछ समझाया जाता है। अब इतनी एडिटिंग तो मुझे आती नहीं कि मैं आपको उस तरह से समझा पाऊँ, लेकिन उसी वीडियो के थोड़े से पार्ट में मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे काम करता है। तो इन ट्रेन्स के ऊपर में हाइड्रोजन का स्टोरेज रहता है, मतलब कि जैसे आप डीजल इंजन में डीजल भरते हैं वैसे ही इन ट्रेन्स में हाइड्रोजन की फ्यूलिंग करी जाती है। अब ये लिक्विड हाइड्रोजन रहता है जो कि पंप के द्वारा डाला जाता है। आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कैसे डालते हैं। तो फाइनली कैसे बिजली बन रही है इसमें, तो वो बनती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। तो यहाँ आप टोटली नया टर्म सुन रहे होंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब ये भी बिल्कुल बैटरी की तरह होता है दिखने में, मतलब कि उसी के जैसे सिमिलर होता है, पर बैटरी नहीं होता, बैटरी से काफी ज्यादा अलग है। तो यहाँ आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसा रहता है। बीच में इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन लगा रहता है जो कि अलग करता है बाकी के हिस्सों को। इसमें एक साइड का जो हिस्सा है उसे हम एनोड कहते हैं, और बाकी दूसरे साइड में कैथोड लगा है। एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बाकी अब जो एनोड होता है, मतलब कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें हाइड्रोजन की सप्लाई दी जाती है, और वहीं जो कैथोड है, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। और यहाँ एनोड के साथ में ही एक कैटेलिस्ट लगा रहता है। कैटेलिस्ट का काम ये है कि वो हाइड्रोजन का जो एटम है तो उससे वो प्रोटॉन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। अब प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद बीच में जो मेम्ब्रेन लगा है तो उसमें से सारे के सारे प्रोटॉन पास हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस मेम्ब्रेन की वजह से वहाँ पर पास नहीं हो पाते, और उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं इन्हें थोड़ा सा फोर्स लगा दिया जाता है जिससे कि वो एक सर्किट में चले जाते हैं। और भैया इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही होंगे, उसका ये मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो जैसी सर्किट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे साइड में आ जाते हैं, और वहाँ पर जो पहले से प्रोटॉन होते हैं तो उसके साथ ये मिलकर वापस से हाइड्रोजन एटम को बना देते हैं, और फिर वहाँ पर जो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बन जाते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल जाते हैं, जिससे कि फॉर्मूला बन जाता है H2O का, और उसे ही हम पानी कहते हैं या फिर आप वाटर कह लीजिए। तो यहाँ से जो इसका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो निकल रहा है पानी, मतलब कि H2O। इसी चीज को हम बाहर निकाल देते हैं जो कि कंडेंस स्टीम की तरह होता है। तो ये आप समझ गए हाइड्रोजन फ्यूल सेल को कि ये कैसे काम करता है। और ये जो प्रोसेस चल रही थी इसे ही हम रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना, और रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम वापस से पानी बना रहे हैं या फिर वापस से H2O बना रहे हैं। लेकिन इसी प्रोसेस के साथ साथ कैटलिस्ट और मेम्ब्रेन की मदद से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बन कैसे रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल रहते हैं इसके एक नहीं कई सारे यूनिट लगे रहते हैं उस ट्रेन में, और जैसे जैसे ये काम करता है और बिजली बनाता है उसी ट्रेन में नीचे में बैटरीज लगी रहती है कई सारी। ये बैटरी एकदम नॉर्मल बैटरीज होती है और ये चार्ज हो जाती है, और ये जो बिजली यहाँ से बन रही है तो उन बैटरीज को चार्ज करती है, और जैसे ही बैटरीज चार्ज होते जाती है तो उन्हीं से वो ट्रेन भी चलती है, उन्हीं से ट्रैक्शन मोटर कनेक्टेड रहेगी जिससे कि सप्लाई जा रही है इलेक्ट्रिक की, और वैसे में ही ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक कार देखी होगी, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देखी होगी, या फिर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर टेस्ला लूं तो उसमें क्या होता है, पहले से ही बैटरी लगी हुई है और डायरेक्टली हम बैटरीज को चार्ज कर दे रहे हैं पहले ही इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे कि बैटरीज चार्ज होके उसकी जो मोटर है उसे घुमाती है और गाड़ी आगे चलती है। लेकिन इसी में हमने एक और टेक्नोलॉजी ला दी कि हम पहले से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसी से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई जा रही है जिससे कि ट्रेन आगे बढ़ पाती है। तो यहाँ फाइनली हाइड्रोजन फ्यूल सेल को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। मेन यही एक टेक्नोलॉजी है जो कि इन ट्रेन्स में लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन वाली कार्स रहेंगी उसमें भी यही सेम टेक्नोलॉजी यूज होगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कार्स चलेंगी। और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज लगी है जिसे हम कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में समझा देता हूँ जितना जरूरी है। तो क्या होता है ना कि जब भी ट्रेन चल रही होती है तो उसमें हम ट्रेन किससे चला रहे हैं, तो हम मोटर से चला रहे हैं। मोटर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और चक्के को घुमा रही है। लेकिन ये जो मोटर होती है इसे ही हम जनरेटर में भी बदल सकते हैं। अब उसमें तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर उसे घुमा रहे हैं, लेकिन उल्टा अगर हम उसमें मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है, जब भी ट्रेन चल रही होती है एक स्पीड में, उसके बाद वो जो मोटर रहती है उसे ये लोग एक काम दे देते हैं। और काम क्या रहता है, काम ये रहता है कि वो जो बैटरी लगी है उसे ही आप वापस से चार्ज करो। और अब जो ये जनरेटर बन गया है इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो जो चक्का घूम रहा है लगातार उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी बची हुई है, तो वही एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि बैटरी को चार्ज कर रही है। तो मतलब एक तरह से हमने उसे काम दे दिया, उसमें एक लोड लगा दिया कि भैया तुम जाओ बैटरी को वापस से चार्ज करो, और जो चक्का घूमे जा रहा है उसी से तुमको एनर्जी लेनी है। तो अब जैसे ही भाई चक्के को काम मिल गया तो अपने आप ही धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा क्योंकि एनर्जी खत्म हो रही है। तो इसी को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं। अभी नॉर्मली जितने भी 3 फेज वाले इंजन है इंडियन रेलवेज में उनमें ये यूज होता है, जैसे कि WP7, WG9, WG12 या फिर WP5। तो इनमें तो हम क्या करते हैं कि जो भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है उससे वापस OHE वायर में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसमें बैटरीज लगी हुई है हाइड्रोजन ट्रेन्स में उसे ही हम वापस से चार्ज कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं समझा है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे जो ये ट्रेन है इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जा रही है क्योंकि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, बैटरी भी उसी से चार्ज हो रही है, और बाकी हाइड्रोजन तो ऊपर लगा ही हुआ है चार्ज करने के लिए, तो खर्चा भी थोड़ा कम आ रहा है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपने इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझ लिया कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन को सिर्फ इन्हीं रूट्स पे क्यों चलाएंगे, ये जो हेरिटेज रूट्स है, मतलब कि छोटी गाड़ियां ही इसमें क्यों चलेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी है ये अभी उतने अच्छे से आई नहीं है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर आप हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे या फिर जो मालगाड़ी चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा पावर लगती है, तो ऑफकोर्स ही बात है उसमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा लगेगा, तो उसमें स्टोरेज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा जो कि खतरनाक है। वहीं जो छोटी मोटी ट्रेन चल रही है 2 डिब्बे की, 3 डिब्बे की, या फिर जो भी शंटिंग होती है उसमें आप नॉर्मली ज़्यादा वेट लगता नहीं है,
तो वहाँ पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को आप ला सकते हैं। तो नॉर्मल यूज़ के लिए हाइड्रोजन ट्रेन्स को लाया जाएगा। अभी फिलहाल उसकी टेक्नोलॉजी ही इतनी आई है। अब इंडिया में ये ट्रेन्स कहाँ कहाँ चलेगी, तो ये टोटल 6 जगह पर चलेगी, जिसमें आती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, कालका शिमला रेलवे, बिलीमोरा वाघई सेक्शन, साथ ही साथ कांगड़ा वैली में भी चल सकती है। अभी फिलहाल रिपोर्ट्स में उसका नाम तो नहीं है, लेकिन चल सकती है वहाँ भी। तो ये सारे हेरिटेज रूट्स थे जहाँ पर टॉय ट्रेन चल रही है फिलहाल, जो कि नैरो गेज में होती है, और वहाँ पर डीजल इंजन को हटाकर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जा सकता है। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन आखिर पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो लॉन्च हुई थी 2018 में। उसका नाम है कोरेडिया आइलैंड, और इसे बनाया था एल्स्टम ने, जो कंपनी आज हमारे यहाँ WG12 बना रही है, उसी कंपनी ने इसे बनाया था। जर्मनी में इसके काफ़ी दिन ट्रायल चले हैं और 2022 में शुरू हुई है। अभी फिलहाल 15 ट्रेन को ऑपरेशन में लाया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये 2 ही डिब्बे की ट्रेन होती है, एकदम छोटी सी। स्पीड ये बहुत ज़्यादा चलती है, 140 km/h की स्पीड से चल सकती है। लेकिन इंडिया में तो आप जानते हैं नॉर्मल ट्रेन ही 130 जा रही है, तो यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे। लेकिन हाँ, काम चलाओ स्पीड में चलेगी, और थोड़ी डिब्बे भी इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो ये 2 ही डिब्बे की चल रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अभी जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी समझाई, ये मैंने आपको पूरी की पूरी कोरेडिया आइलैंड की ही टेक्नोलॉजी समझाई है, जो कि एल्स्टम ने बनाई है। इसके अलावा फिलहाल टाल्गो कंपनी है, वो भी इन ट्रेन्स को बनाने में जुटी है। अब टाल्गो कंपनी, आपको याद हो तो उसने इंडिया में भी पहले अपनी टाल्गो ट्रेन चलाई थी, हाई स्पीड ट्रेन से चलाता है, लेकिन फिलहाल फेल हो गई थी वो इंडिया में ट्रेन, इसलिए यहाँ पर लाई नहीं गई। लेकिन टाल्गो भी अभी फिलहाल लगी हुई है हाइड्रोजन ट्रेन्स बनाने में। और वहीं हमारा चाइना तो हर चीज़ की कॉपी करने में आगे ही रहता है। तो चाइना की जो CRRC कंपनी है रेलवे की, तो CRRC ने भी अपनी एक हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है। अब उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी फिलहाल उसके भी ट्रायल्स ही चल रहे हैं, ऑपरेशन में वो नहीं आई है। लेकिन CRRC ने भी एक ट्रेन बना ली है, आप फोटो देख ही पा रहे होंगे। और साथ ही साथ चाइना में पहले से ट्रैम भी चल रही है, जो कि हाइड्रोजन की पावर से चलती है। तो फिलहाल तो यही 3 जगह ही है जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र है। बाकी तो कहीं पर भी हाइड्रोजन ट्रेन अभी फिलहाल आई नहीं है, लेकिन आगे चल के आप जापान में भी देख सकते हैं, साउथ कोरिया वगैरह में मिल सकती है। लेकिन इंडिया में तो पक्का है कि हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, लेकिन देसी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगाएंगे, इसे बाहर से ही खरीदा जाएगा। अब ज़्यादातर चांसेस इसके यही हैं कि इसे एल्स्टम कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि WG12 भी हमारे वही बना रहा है, तो भैया ट्रस्टेड कंपनी है और थोड़ा सस्ते में भी दे देगा वो। तो ज़्यादातर चांसेस वही है कि कोरेडिया आइलैंड ही हमारे यहाँ पर भी आएगी। बाकी CRRC को तो कभी मिल ही नहीं सकता, और बाकी देशों ने बनाई ही नहीं है, तो कंपटीशन ही नहीं है। बाकी एफिशिएंसी की बात करें तो हाइड्रोजन की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। अगर आप 5 लीटर मतलब कि 5 लीटर पेट्रोल अगर आप ले रहे हैं, उसको आप जितना जलाएंगे, तो उसी की इक्विवेलेंट मतलब कि उसी के बराबर आपको 20 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, मतलब कि 20 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन पेट्रोल को निकालना थोड़ा मुश्किल है, और इसको निकालना तो बहुत ही आसान है। पानी लो, इलेक्ट्रोलिसिस करो, और बस बन गया हाइड्रोजन। बस अगर इसे स्टोर करने की भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी अगर साइंटिस्ट निकाल लें, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक अलग ही रिवॉल्यूशन आ जाएगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, मोस्टली साइंटिस्ट इन कामों में लगे हुए हैं। हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी जा रही है, और देखते हैं अब इसके ऊपर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा आगे चल के। अब इन ट्रेन्स का कॉस्ट वगैरह कितना आएगा इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि फरवरी में जो यूनियन बजट निकलेगा, तो उसी में हमारा रेलवे बजट भी आएगा, और रेलवे बजट में इस चीज़ का ऐलान होगा कि कितनी हाइड्रोजन ट्रेन हम खरीदेंगे। फिलहाल रिपोर्ट्स के हिसाब से 25 हाइड्रोजन ट्रेन हम खरीदने वाले हैं। अब उसका कितना पैसा लगेगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, उसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा जब भी जानकारी मिलेगी। तो आई होप अब आप हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।